नमस्कार विद्यार्थियों। ई लेक्चर की श्रृंखला में आपसे आज हम ब्रिटिश संसद में जो लॉर्ड सभा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद में जो लॉर्ड सभा है, वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संसद लॉर्ड सभा, सम्राट और कॉमन सभा से मिलकर बनती है। ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे प्राचीनतम व्यवस्थापिकाओं में से एक है और यह संसदों की जननी है। यह अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि अपन काफ़ी समय से ब्रिटेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश संसद में दो सदन हैं जिनमें लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, जो लॉर्ड सभा थी वो कॉमन सभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई हैं। लॉर्ड सभा अब दूसरे सदन के स्थान पर दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। लॉर्ड सभा जैसे वंशानुगत संस्था का इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील लोकतंत्र में होना एक अजीब सी बात लगती है। लॉर्ड सभा विश्व का प्राचीनतम विधि निर्माण करने वाला सदन है। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीनतंत्रीय, शानदार तथा वैभवशाली सदन है। इसमें शान, शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले लॉर्ड सभा को कॉमन सभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन 1911 के बाद संसद अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास केवल नाममात्र की शक्तियां बच गई हैं। लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या समय समय पर बदलती रहती है। नवंबर 1916 में इसके सदस्यों की संख्या लगभग 813 थी। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जो अपने पहले भी बताया था, आध्यात्मिक, अनुदार, निर्दलीय, श्रमिक दल, उदार लोकतांत्रिक, ऐसे बहुत सारे लोगों को इसमें लिया जाता है। यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका नहीं होता। ये मनोनीत होते हैं, वंश परंपरा के आधार पर होते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक संगठन नहीं है ये। लॉर्ड सभा के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं, प्रिविलेज जिसे अपन कहते हैं, कि लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है और सदन में सरकार की कड़ी आलोचना करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि यदि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत न हो तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका में छपवा सकते हैं। पीयर बनने वाले विधेयक लॉर्ड सभा में ही पेश होते हैं। लॉर्ड सभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, आज नहीं है। 2009 के बाद 2005 में जो अधिनियम पारित हुआ उसके बाद ये नहीं है। कॉमन सभा द्वारा चलाए गए महाभियोग को लॉर्ड सभा ही जांच करती है। कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब तक कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो, परंतु लॉर्ड सभा के सदस्य इसके बाद भी अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हैं। लॉर्ड सभा के भी कॉमन सभा की तरह पदाधिकारी होते हैं। लॉर्ड सभा का जो सभापति होता है वो लॉर्ड स्पीकर कहलाता है। वहाँ स्पीकर कहा जाता था कॉमन सभा में। वह पदेन सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ अन्य पीयरों लोगों को भी नियुक्त करता है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं और जो उपाध्यक्ष कहलाता है। इसके अलावा सदन में स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक होता है, जेंटलमैन ऑर्डर्स ऑफ द ब्लैक रोड व सर्जेंट एट आर्म्स प्रमुख होते हैं। इनको वेतन अप्रैल 2010 में लॉर्ड सभा के पदाधिकारियों का वेतन ये निश्चित किया गया कि लॉर्ड स्पीकर को 1,08,253 पाउंड, कैबिनेट मंत्री जो लॉर्ड सभा का है उसे 1,08,253 पाउंड, राज्य मंत्री है तो 84,524 पॉइंट, विरोधी दल का नेता है तो 73
73,617 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। राज्यसभा की गणपूर्ति बड़ी विवादास्पद स्थिति है कि 3 सदस्यों की उपस्थिति पर ये सदन कार्य करता है। मैंने पहले भी बताया था कि गणपूर्ति किसे कहते हैं। वो न्यूनतम निश्चित संख्या जिसकी उपस्थिति से किसी भी सदन या किसी भी व्यवस्था का कार्य प्रारंभ होता है। तो यहाँ वो न्यूनतम निश्चित संख्या कितनी है? 3 है। 3 की उपस्थिति से राज्यसभा अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। अब बात आती है राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियों में हम पहला लेते हैं परामर्श संबंधी कार्य। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तो मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है, तो सम्राट यानी कि वहाँ जो इस समय महारानी है वो परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में महारानी राज्यसभा से किसी मामले पर परामर्श ले सकती है। दूसरा काम है विधायी शक्तियाँ। वैसे राज्यसभा 1911 और 1949 के अधिनियम के द्वारा राज्यसभा की स्थिति बिल्कुल वो हो गई है। राज्यसभा साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। एक वर्ष के बाद वो पारित नहीं तो सम्राट उसको स्वीकृति प्रदान कर देता है। राज्यसभा अस्वीकार किसी विधेयक को कर दे, परंतु वह विधेयक कॉमन सभा द्वारा 2 लगातार सदनों में पास हो जाता है, तो 1 वर्ष बीत चुका है तो वह विधेयक पारित समझा जाता है और उसको राष्ट्रपति के पास, यानी कि कहने का मतलब है कि राज्यसभा को साधारण विधेयक में सिर्फ 1 वर्ष का विलंब करने का अधिकार है। और वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक केवल कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कॉमन सभा का स्पीकर यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक या नहीं है। राज्यसभा इस वित्त विधेयक को 1 मास से अधिक नहीं रोक सकती। अगर 1 मास से अधिक देरी करने पर भी वो उसको पास कुछ भी नहीं करता है तो विधेयक स्वतः ही पारित माना जाएगा। राज्यसभा का उसका में कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी कि साधारण विधेयक को वो 1 वर्ष और वित्त विधेयक को सिर्फ 1 माह रोक सकती है। कार्यपालिका शक्तियाँ, मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और कॉमन सभा ही मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है, राज्यसभा उसे नहीं कर सकती, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। परंतु राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार है। राज्यसभा अपने उच्च स्तर के वाद विवादों से भी मंत्रिमंडल को प्रभावित करते हैं। न्यायिक शक्तियों में राज्यसभा को न्यायिक क्षेत्र में कॉमन सभा से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन अक्टूबर 2009 में तक राज्यसभा को एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता था। यह कार्य न्यायिक लॉर्ड द्वारा किया जाता था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर द्वारा की जाती थी। लेकिन संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के भाग 3 के तहत ब्रिटेन में 1 अक्टूबर 2009 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे राज्यसभा द्वारा किए जाने वाले न्यायिक कार्य का स्थानांतरण अब किसके पास चला गया? सर्वोच्च न्यायालय के पास चला गया। तो राज्यसभा के पास अब तक प्राप्त समस्त न्यायिक जो अधिकार थे वो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के पास चले गए हैं। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं रहा है। लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका अब समाप्त हो गई है। अब बात आती है राज्यसभा की आलोचना की, कि राज्यसभा की आलोचना बहुत ज़्यादा की जाती है। कारण कि राज्यसभा एक अलोकतांत्रिक संगठन है। कि राज्यसभा अलोकतांत्रिक है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के बिल्कुल विरुद्ध है। कि राज्यसभा की जो सदस्यता का आधार है वो लोकतंत्र जो निर्वाचन की योग्यता है वो नहीं है, इसमें वंशानुगत है या मनोनीत होते हैं वो आधार है। दूसरा है, राज्यसभा के लिए कहा जाता है कि ये धनपतियों का गढ़ है। कि रेमजे मोर ने कहा था कि धनपतियों का गढ़ है, इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों, कंपनियों के संचालकों व व्यवसायों की भरमार रहती है। ये सब निस्वार्थ वाले व्यक्ति हैं। पूंजीपतियों के स्वार्थ का प्रभाव ही इस सदन में सर्वथा दृष्टिगोचर होता है। अनुदारवादियों का प्रभुत्व, कि राज्यसभा में सामंत तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण ये प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हैं। अनुदार दल की जब सरकार बनती है तो यह कोई रुकावट नहीं डालती, पर लेकिन जब मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनती है तो ये प्रगतिशील कानूनों को पास नहीं होने देते, उनमें रुकावट डालते हैं। प्रगतिशील कानूनों में बाधा, राज्यसभा ने केवल अपनी रचना के कारण उन सरकारों के कार्यक्रमों को रोड़ा अटकाया जो कि उदार तथा प्रगतिशील थे।
अनेक अवसरों पर उसने अनुदारवादी सरकारों के उन कानूनों को मान्यता दी जिनको उदारवादियों की ओर से आने पर रद्द कर दिया गया। इसके कई सदस्यों के अनुसार एक स्वतंत्र सदन होने की अपेक्षा अनुदार दल का एक अंग के रूप में ये कार्य करते हैं। तो अनुदारवादी यानी कि प्रगतिशील कार्यों में बाधा डालने वाले सदन के रूप में इसकी आलोचना की जा सकती है। सदस्यों की उदासीनता भी है। राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अपने वैधानिक कार्यों के प्रति बहुत ही उदासीन है। अधिकांश सदस्य सदन की कार्यों में रुचि ही नहीं लेते। सैकड़ों सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्यसभा में जबान तक नहीं खोल पाते। एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने सभा भवन में घुसने से ही रोक दिया, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति भी राज्यसभा का कोई सदस्य है। यानी कि एक मजाक है कि वो जाते ही नहीं है, उदासीन रहते हैं। छठा जो आलोचना की जाती है ये कहा कि शक्तिहीन सदन है कि 1911 से और 1949 के संसदीय अधिनियम पास होने से राज्यसभा बिल्कुल शक्तिहीन हो गई है। अब इसके पास धन विधेयक को रोकने के लिए 1 मास और साधारण विधेयक को रोकने के लिए 1 वर्ष है। इससे लिए इसे शक्तिहीन सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि राज्यसभा संबंधी सभी समस्याओं का श्रेष्ठ समाधान यही है कि देश में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो जाए। ये तो आलोचना हुई। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की उपयोगिता की, कि राज्यसभा में बहुत सारे दोष हैं। यह सदन पूर्णतः निरर्थक नहीं है। मजदूर दल में भी राज्यसभा की उपयोगिता मानने वाला सदस्य है। उसकी उपयोगिता के कई कारण हैं कि लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है कि लोक सदन की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि व्यवस्थापन पर किसी एक दल या एक दल का एकाधिकार ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्थापन द्वितीय सदनी हो और एक सदन की व्यवस्थापन कार्य की देखभाल दूसरा सदन करता रहे। यदि राज्यसभा नहीं होगी तो लोक सदन अधिनायक बन जाएगा। सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के बल पर निरंकुश हो जाएगा, मनमाने कानून बनाएगा, लोगों की स्वतंत्रता उनके अधिकारों से खिलवाड़ करेगा। ब्रिटेन में न तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, न ही लिखित संविधान द्वारा लोक सदन की शक्ति पर कोई मर्यादा है। इसलिए आवश्यक है कि लोक सदन की निरंकुशता पर कुछ बंधन लगाने के लिए राज्यसभा बनी रही। इसलिए उपयोगिता है। पुनर्विचारक सदन के रूप में कि व्यवस्थापिका सभा के सदन के रूप में राज्यसभा भी कुछ लाभदायक कामों को पूरा करती है। कॉमन सभा के पास कम समय होता है और कम समय की वजह से वो ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं कर सकती। राज्यसभा में इस पर गहनता से विचार किया जा सकता है। तीसरी उपयोगिता यह है कि उच्च स्तर का वाद विवाद, कि राज्यसभा में बहुत ऊंचे स्तर का वाद विवाद होता है, क्योंकि वहाँ अत्यंत योग्य व्यक्ति महारानी के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा की बैठकों में केवल वही सदस्य भाग लेते हैं जिनकी राजनीति में रुचि होती है। वे अपने वाद विवाद के विषय को खूब तैयार करके आते हैं और बहुत प्रामाणिक तर्क देते हैं। इस सभा में अनेकों ऐसे सदस्य होते हैं जिन्होंने मंत्री के रूप में, राजदूतों के रूप में, प्रशासकों के रूप में, व्यापारी के रूप में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त होता है और ये सार्वजनिक वाद विवादों पर बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्म वाद विवाद करते हैं। एक विद्वतापूर्ण वाद विवाद होता है यहाँ पर। लोक सदन के कार्यभार को कम करना, वर्तमान समय में राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ सदन का कार्य भी बढ़ गया है। अकेले लोक सदन के लिए संपूर्ण कार्य का बोझ उठाना बहुत कठिन है, संभव नहीं है। अनेक विभाग प्रतिवर्ष अनेक को बिल पेश करते हैं जिनमें से न तो विधान में कोई विशेष फेरबदल होता है और न ही सरकार अथवा विरोधी दल की नीतियों में चुनौती मिलती है। ऐसे विधेयकों को सरलता के साथ राज्यसभा में पास किया जा सकता है तथा कॉमन सभा का बहुमूल्य समय बचाया जा सकता है। पांचवा है, राज्यसभा के सदस्य निर्भयतापूर्वक विचार प्रकट करते हैं, निर्भय होकर अपने विचार रखते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने विचार निर्भय होकर प्रकट करते हैं क्योंकि उनका संबंध किसी दल से नहीं होता है और उन पर किसी दल के नेता का अंकुश भी नहीं होता है। कॉमन सभा के सदस्य अपनी दलीय अनुशासन में बंधे हुए होते हैं, उन्हें अपने नेता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, इसलिए वे अपने विचार निष्पक्ष और निर्भय होकर नहीं रख पाते हैं। छठी उपयोगिता है विलंबकारी सदन के रूप में। राज्यसभा की विलंबकारी सदन के रूप में भी पर्याप्त उपयोगिता है। यह स्वीकार किया जाता है कि द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह विधेयक पारित करवाने में कुछ देर कर सके ताकि
निम्न सदन जल्दबाजी में अथवा बिना जनमत जाने कोई विधेयक पास न करे। शांत वातावरण में राज्यसभा की एक अन्य उपयोगिता यह है कि इसमें वातावरण कॉमन सभा के वातावरण की अपेक्षा बहुत शांत होता है। कॉमन सभा में तो बड़ा गर्मा गर्म बहस होती है, सत्ता और विपक्ष लड़ते रहते हैं। इसमें प्रस्तावित विधेयकों के गुण दोषों पर अच्छी तरह से विचार विमर्श होता है। यहाँ कोई उग्र दलबंदी नहीं होती है, इसलिए कोई गर्मा गर्म बहस नहीं होती। शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ चर्चा होती है। अंत में अपन यही कह सकते हैं राज्यसभा के दोष होते भी यह एक उपयोगी सदन है। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिश राज्यसभा और अमेरिका की सीनेट में तुलना। कि सीनेट अमेरिका की कांग्रेस का उच्च सदन है और राज्यसभा ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा न केवल द्वितीय बल्कि गौण सदन है, जबकि अमेरिकी सीनेट की वह स्थिति नहीं है जो कि ब्रिटेन की राज्यसभा की है। सीनेट और राज्यसभा में जो तुलना हम कुछ बिंदुओं पे करेंगे, जैसे रचना की दृष्टि से। कि रचना की दृष्टि से देखें तो राज्यसभा प्रमुखतया उत्तराधिकार पद्धति पर आधारित है, एक पुलंतंत्रीय सदन है। इसके विपरीत अमेरिकी जो सीनेट है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सीनेट और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर है। सीनेट की सदस्य संख्या 100 है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य 2 सदस्य भेजेगा, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या 741 से अधिक है। दूसरा जो अंतर है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों की दृष्टि से, कि साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट की स्थिति अधिक शक्तिशाली है। जब तक विधेयकों की प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, दोनों ही की स्थिति एक समान है, क्योंकि सीनेट और राज्यसभा दोनों में साधारण विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किंतु सीनेट की स्वीकृति के बिना अमेरिका में जहां कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता, वहां इंग्लैंड की राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। अमेरिका में दोनों में पास होना जरूरी है। इसके बाद वह विधेयक राजा की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है और राज्यसभा की अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वित्तीय क्षेत्र में कि प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, वित्त विधेयक न तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और न ही सीनेट में, परंतु जहां राज्यसभा उसको केवल महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करती, सीनेट केवल प्रारंभिक धारा को छोड़कर विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 1 महीने रोक सकती है। अमेरिका में जब तक दोनों सदन किसी विधेयक के विषय में एक मत न हो, तब तक यह संभव नहीं है कि विधेयक कांग्रेस से पारित समझा जा सके। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा का अधिकार सिर्फ विलंबकारी का निषेधाधिकार है, जबकि सीनेट का अधिकार पूर्ण वीटो का अधिकार है। संविधान संशोधन के संबंध में कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के बारे में राज्यसभा की स्थिति साधारण विधेयकों जैसी है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण राज्यसभा या कॉमन सभा दोनों में ही हो सकता है, परंतु अंतिम निर्णय कॉमन सभा के हाथ में ही है। इसके विपरीत सीनेट की स्थिति राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है, क्योंकि संवैधानिक विषयों के संबंध में उसे सब तरह के से प्रतिनिधि सदन के समान अधिकार है। अमेरिका जब तक दोनों सदन किसी संवैधानिक विधेयक पर एक मत न हो जाए, कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जाएगा। फिर है कार्यपालिका शक्ति। सीनेट को संधियों की पुष्टिकरण का, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टिकरण का, विविध विभागों के विरुद्ध जांच का तथा युद्ध की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और इन शक्तियों के द्वारा सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। इन शक्तियों के कारण सीनेट का महत्व प्रतिनिधि सदन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु ब्रिटेन में राज्यसभा को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायिक शक्तियों के क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में सीनेट व राज्यसभा की तुलना की जाए तो राज्यसभा की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यसभा अक्टूबर 2009 तक ब्रिटेन का सबसे उच्च अपीलीय न्यायालय रहा, जबकि अमेरिका में सीनेट को ऐसी स्थिति नहीं है। निर्वाचन, सीनेट के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है तथा अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। राजनीतिक महत्व, इंग्लैंड में कॉमन सभा की सदस्यता का राजनीतिक महत्व है, जबकि अमेरिका में सीनेट की सदस्य का राजनीतिक महत्व अधिक है। तो राज्यसभा एक कमज़ोर सदन है तो सीनेट एक शक्तिशाली सदन है। तो आज हम ये राज्यसभा पे आए। कल हम बात करेंगे ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।